हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में चर्चा। इससे पहले हमने बाबर और हुमायूं ने जितने भी बैटल अपने जीवन काल में लड़े हैं उन सभी को कवर किया है। आज से हम करेंगे अकबर यानी कि हुमायूं का बेटा और बाबर का पोता, उसने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। यानी कि आज से हम शुरू करेंगे बैटल ऑफ अकबर। अब देखो, यहाँ पे हल्दी घाटी के युद्ध से मैंने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि पानीपत की जो पहली लड़ाई जो बाबर लड़ता है इब्राहिम लोदी के खिलाफ, जो कि एक निर्णायक मोड़ आता है, मुगल सत्ता की नींव रखी जाती है 1526 में। उसके बाद 1556 में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो होती है, अकबर लड़ता है, यानी कि अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ता है। तो वो मैंने पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ऑलरेडी कवर करवा रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज हल्दी घाटी के युद्ध से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो हुआ क्यों था, रीजन क्या थे, और उसके बाद निर्णायक जो मोड़ है वो क्या हुआ और परिणाम क्या निकले। तो चलिए, यहाँ पे 18 जून 1576 को ये युद्ध होता है। किसके किसके साथ होता है तो वो देखते हैं। युद्ध के पहले की कहानी, मेन ये सभी रीजन है जिसके कारण जो युद्ध है वो होता है हल्दी घाटी का। अकबर चाहता था कि उसका पूरा जो मुगल सत्ता है वो पूरे भारत में फैल जाए, जितने भी राजपूत शासक है वो उसके अधीन आ जाए, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले। क्योंकि उसको भी ये चीज पता थी कि जो जितने भी सेना है राजपूत के वो बहुत महान योद्धा है। अगर वो मुगलों की सत्ता के अधीन आ जाते हैं, उसके अंडर में आ जाते हैं, तो मुगल सत्ता और मुगल सेना बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। उसके बाद वो चाहता था कि अब पूरे भारत में अपने मुगल साम्राज्य को फैलाना। तो ये इसका मेन कारण था। इसके चक्कर में ये जो लड़ाई है वो एक रूप लेती है हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में। इसके बाद दूसरा कारण था कि जो अधिकतर राजपूत शासक है वो ऑलरेडी संधि कर चुके थे, क्योंकि अकबर ने उनको लालच दिया था कि आप हमारी अगर अधीनता मानते हो तो या तो मैं अपने दरबार में आपको एक बहुत बड़ी पद दूंगा या फिर आपको बहुत ज्यादा उपहार मिलेंगे, आपको दूसरा कोई राज्य दे देंगे और आप वहां जाके आराम से अपने जो शासन है उसको चला सकते हो। तो इन सभी कारणों से जितने भी राजपूत शासक थे उन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन यहाँ पे किसने विरोध किया था तो सिर्फ एक राजा था, महाराणा प्रताप। इसने विरोध किया था, सीधे इन्होंने नकार दिया था कि हमें आपकी अधीनता नहीं चाहिए, हम आपके साथ लड़ेंगे क्योंकि हमारे लिए राजपूतों की जो सम्मान है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। हमारा जो स्वतंत्र राज्य है वो सिर्फ स्वतंत्र ही रहना चाहिए। तो इसके लिए महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की जो स्वायत्ता है उसको बनाए रखने के लिए मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया और विद्रोह जारी रखा। तो ये यहाँ पे हो गया। अब देखो, मेवाड़ का जो स्थान है और व्यापार है वो मार्गों का नियंत्रण रखता था, यानी कि इम्पोर्टेंट था। अकबर चाहता था कि वो जो पूरा क्षेत्र है उसके नियंत्रण में आ जाए ताकि उसको व्यापार करने में आसानी हो, मुगलों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले इन सभी चीजों से। तो ये सभी चीजों के कारण होता है हल्दी घाटी का युद्ध, ये मेन कारण होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे जिसमें राणा प्रताप के अलग रीजन थे जो वो चाहते थे अपने सम्मान के लिए, अपने राजपूत वंशों के लिए। इधर से अकबर के बहुत सारे उसका सपना था कि एक तो राजपूत उसके अधीन हो जाए, पूरे भारत में उसका पूरा शासन फैल जाए। इसके अलावा वो जो क्षेत्र है वो इसके अंडर में आ जाए ताकि उसका पूरा नियंत्रण हो सके डायरेक्ट। तो इसके बाद अब देखो किस किस राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि अकबर की जो अधीनता है किस किस राजपूत शासक ने यहाँ पे स्वीकार कर ली थी। तो जयपुर का राजा, राजा भारमाल और राजा मानसिंह, इसने सीधे इनकी जो संधि है उसको स्वीकार कर लिया और उसके अधीन में आ गए, यानी कि घुटने टेक दिए। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बूंदी, इन सभी क्षेत्रों में जो शासक थे राजपूत शासक, उन सभी ने इसकी जो अकबर है उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेवाड़ का जो राजा था महाराणा प्रताप, उसने साफ मना कर दिया। 3 बार अकबर ने शांति प्रस्ताव भी भेजा कि आप हमारे अधीन आ जाओ, हमें आपसे कोई लड़ाई नहीं लड़नी, आप या तो कोई पद ले लो हमारे दरबार में या फिर आप कहीं जाके दूसरी जगह जाके आप राज कर सकते हो। लेकिन इन्होंने बोला, साफ बोला कि जो मेवाड़ है वो कभी नहीं झुकेगा, जो राजपूत है वो कभी नहीं किसी के सामने घुटने टेकेंगे। और इसीलिए होती है ये निर्णायक लड़ाई। और ये जो जिद है, जिद के बाद अकबर
बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वो चित्तौड़ का 1568 में उस पे कब्जा कर लेता है, वहां पे हमला करके। और उसके बाद महाराणा प्रताप को वो चीजें हर्ट भी करती है, धक्का लगता है कि उनके हाथों से चित्तौड़ चला गया, लेकिन फिर भी वो अपना विद्रोह जारी रखते हैं अकबर के खिलाफ। और यहाँ पे देखो हल्दी घाटी का युद्ध इतने सारे रीजन के बाद आता है वो दिन जिस दिन हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अब कब होता है तो 18 जून 1576 को होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब हुआ था, तो 18 जून 1576 को हुआ था। इसके बाद ये जो युद्ध है राजस्थान की हल्दी घाटी जो क्षेत्र है वहां पे होता है, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी का युद्ध रखा गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि हल्दी घाटी कहाँ है, तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ पे आंसर होगा राजस्थान में हल्दी घाटी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हल्दी घाटी एक संकीर्ण पहाड़ी दर्रा था जो युद्ध के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, यानी कि वहां पे अगर कोई भी शासक जिसको पूरा नॉलेज हो, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर वहां का अगर सबको पता हो, तो वो ही वहां पे सरवाइव कर सकता था, वो ही उस युद्ध को लड़ सकता था, क्योंकि वो एरिया ऐसा था, बहुत पतला सा, बहुत पतली सी एक पहाड़ी दर्रा होता है, वहां पे ये लड़ी गई थी लड़ाई, जिसमें जो राजपूत शासक है उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। उनको सभी जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका ज्ञान था, वो मारते थे, वो सेना को मारते थे मुगलों को, और सीधा जाके छुप जाते थे। उनको हर एक जगह का पता था, कोने कोने का पता था, लेकिन मुगलों को यहाँ पे कुछ भी नहीं पता था उस एरिया के बारे में, तो उनको संघर्ष करना पड़ा था। और इसी के लिए जो हल्दी घाटी युद्ध है वो बहुत ज्यादा इतिहास में मायने रखती है, क्योंकि इस टाइम पे जो राजपूत है वो बहुत डट के मुकाबला करते हैं और उस मुगल सत्ता को और उन सैनिकों को हराते हैं, उन सैनिकों के सामने डट के खड़े होते हैं जिसके सामने आज तक कोई भी नहीं टिक सका है। तो इसके लिए ये जो हल्दी घाटी युद्ध है बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अब यहाँ पे देखो विरोधी सेनाएं कौन कौन सी थी। महाराणा प्रताप की सेना जो थी वो 3 से 4 हजार थी, लेकिन मुगलों की तरफ से नेतृत्व कौन करता है, तो उसके 9 रत्नों में से एक राजा मानसिंह ये लड़ाई का नेतृत्व करता है। तो यहाँ पे देखो राजा मानसिंह ने इस लड़ाई का नेतृत्व किया, 20,000 सैनिकों के साथ नेतृत्व करता है। और यहाँ पे राजपूतों ने गोरिल्ला रणनीति अपनाई। अब गोरिल्ला रणनीति क्या है, तो देखो गोरिल्ला रणनीति ये होती है जब कोई छोटी सेना बड़ी सेना पर वार करते हैं और सीधा जाके छुप जाते हैं, यानी कि मारते हैं और छुप जाते हैं, वो सामना नहीं करते, जैसे पूरे दिन रात वो लड़ाई नहीं करते सामने सामने रह के, वो मारते हैं और सीधा जाके वो छुप जाते हैं। तो यही गोरिल्ला रणनीति जो है वो महाराणा प्रताप और उनकी जो सेना है उन्होंने अपनाई थी। तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी लड़ाई में गोरिल्ला रणनीति अपनाई थी, या फिर किसने ये गोरिल्ला रणनीति किसके खिलाफ अपनाई थी। तो यहाँ पे आपका सीधे आंसर होगा कि अकबर के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने ये रणनीति अपनाई थी। तो यहाँ से ये आपका कवर हो गया। और कठिन भूगोल का अपने लाभ के लिए उपयोग किया, यानी कि सेम वही चीज कि उनको सभी भौगोलिक क्षेत्र का ज्ञान था और ये चीजें राजपूतों के मतलब राजपूतों के साथ थी, यानी ही यूज किया, क्योंकि उनको पता था हम मारेंगे और हमें कहाँ जाके छुपना है, उनको वो भी चीज पता थी। तो इसके लिए इन्होंने ये रणनीति अपनाई। अब इनके बारे में पढ़ लो, इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखो सबसे पहले ये है महाराणा प्रताप। ये कौन थे, तो मेवाड़ के 34वें महाराणा प्रताप थे, यानी कि राजा थे। सिसोदिया राजवंश से थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि महाराणा प्रताप कौन से राजवंश से थे, तो सिसोदिया राजवंश से थे। कब जन्म हुआ था, तो 1540 को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिसोदिया राजवंश। और उनके घोड़े का नाम चेतक था, जो कि इतिहास में सबसे प्रसिद्ध घोड़ा माना जाता है। तो 2 क्वेश्चन आपके हैं कि जो चेतक है वो कौन से शासक का या फिर कौन से राजपूत जो शासक है उसका घोड़ा था। तो यहाँ पे आंसर होगा महाराणा प्रताप का घोड़ा था। दूसरा है यहाँ पे कि वो कौन से राजवंश से थे, तो सिसोदिया राजवंश से वो रिलेट करते थे। तो ये हो गया महाराणा प्रताप के बारे में। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये है इंपॉर्टेंट, यानी कि अकबर से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैंने आपको यहाँ पे ऐड ऑन करके भी दिया है। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम ही पूछ लेते हैं। तो जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम है। देखो जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम है। 1556 से 1605 तक का इसका शासनकाल है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से कब तक इसने शासन किया है जब वो सत्ता पे था। तो देखो मनसबदारी व्यवस्था और दसहाला प्रणाली इसने ये लागू किया। इसके बाद जजिया कर खत्म कर दिया और सती प्रथा पर रोक लगा दिया अपने शासनकाल में।
इसके बाद आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी इसी ने करवाया, यानी कि अकबर ने करवाया। संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो सेम अकबर ने ही करवाया। और लास्ट में इबादत खाना की अगर स्थापना की है तो किसने की है? तो अकबर ने की है। तो अकबर इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए मैंने इसके जो जितने भी कार्य थे वो भी ऐड ऑन कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखो कि युद्ध का जो परिणाम है वो क्या निकला। युद्ध में कोई पूर्ण विजय नहीं हुआ, क्योंकि जो राजपूत थे वो मार के भाग जाते थे। उन्होंने सामना किया लेकिन डटकर सीधा सामना नहीं किया। इसके लिए जो वो थे उन्होंने मारा और वो भाग गए, यानी कि महाराणा प्रताप ने मुगलों का सामना किया। लेकिन जब उनको लगा कि कोई निर्णायक चीजें नहीं होने वाली, यहाँ पे कुछ भी जो युद्ध है कोई नहीं जीतने वाला, तो वो अपनी सेना लेके भाग जाते हैं। चाहे वो आप ये मान के चलो कि अपनी सेना की जान बचाकर भागते हैं या फिर उनके हित के लिए भागते हैं, लेकिन वो युद्ध स्थल को छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पूर्ण विजय नहीं हुआ। मुगल सेना युद्ध भूमि पर ही टिक गई। जब उन्होंने देखा मुगलों ने कि जो राजपूत है वो चले गए हैं मार के, अब वो नहीं आ रहे, बार बार मार नहीं रहे हैं, फिर भी वो वहां पे उसका वेट करते हैं उन सभी का, और वहीं पे टिक जाते हैं और वेट करते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो आए, चाहे वो रात को, क्योंकि वो अचानक से हमला कर रहे थे तो उनको यही नहीं पता था कि अब जो नेक्स्ट हमला होगा वो कब होगा राजपूतों के तरफ से। तो इसके लिए उनकी जो सेना है वो वहीं टिक गई। के बाद प्रताप सुरक्षित बच निकले। सबसे बड़ा जो कारण था भूगोल का ज्ञान, यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका ज्ञान, क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे वो सुरक्षित वहां से निकलने में सफल हो गए, क्योंकि उनको पता था कि मैंने यहाँ पे मुगलों पे वार किया है, अब मैं अगर छुप रहा हूँ तो यहीं से अंडरग्राउंड होके मैं दूसरी दिशा में जा सकता हूँ, क्योंकि उनको हर एक चीज का वहां पे ज्ञान था कि कहाँ से कौन सी सुरंग जाती है, कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। तो ये चीजें उनके हित में थी। मुगलों को मेवाड़ का पूरा नियंत्रण नहीं मिला, यानी कि मुगलों को मेवाड़ का पूरा जो नियंत्रण है वो नहीं मिल पाया, क्योंकि कोई निर्णायक फैसला ही नहीं हुई, कोई जीत ही नहीं पाया। तो इसके लिए जो मुगल है उनको पूरा जो नियंत्रण है, जो वो चाहते थे कि जितने राजवंश है वो उन्होंने तो उनके अंडर में आना स्वीकार कर लिया, लेकिन सिर्फ एक यही राज्य है मेवाड़, ये इसके अंडर में आने से इसने मना कर रखा है। और इसके नियंत्रण में लाने के लिए, अपने अंडर में लाने के लिए जो वो लड़ाई लड़ते हैं उसमें भी ये सफल नहीं होते, और पूरा जो नियंत्रण है वो भी नहीं मिलता मुगलों को, और वो उनको खाली हाथ वापस आना पड़ता है। जो राजा मानसिंह है उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। जो अकबर है वो मानसिंह के द्वारा शांति प्रस्ताव भिजवाता है 1973 में। ये देखो, राणा प्रताप से अकबर के दूत के रूप में कौन मिलता है? तो मानसिंह मिलता है। वो समझाता है कि आप शांति प्रस्ताव अकबर ने जो भेजा है उसको स्वीकार कर लो और मेवाड़ को हमारे अधीन कर लो। तो यहाँ पे कौन जाता है? तो क्वेश्चन आएगा, राजा मानसिंह जाता है राणा प्रताप के दरबार में अकबर का दूत बनके 1573 में। तो ये यहाँ से कवर हो गया। अब अकबर ने फर्जंद, यानी कि जिसको पुत्र कहते हैं, और राजा, ये दो उपाधि दी थी मानसिंह को। ये उसको प्यार से बुलाते थे क्योंकि वो उसका खास था। तो इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अकबर किसको फर्जंद या फिर पुत्र या फिर राजा के रूप की उपाधि किसको दी थी? तो मानसिंह को दी थी। तीसरा है कि अकबर के नवरत्नों में से मानसिंह एक था, यानी कि अकबर के पास 9 रत्न थे जिसमें से मानसिंह उसमें से नवरत्नों में से एक था। अब यहाँ पे जो मानसिंह है उसने बंगाल में अकबर नगर और बिहार में मानपुर नगर की स्थापना की थी। तो ये इतने पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ से 1573 से बताए हैं वो जो मानसिंह है, राजा मानसिंह, उससे रिलेटेड है। तो ये भी आप याद कर सकते हो। तो ये निर्णायक मैंने बता दिया कि इसमें रिजल्ट क्या निकला कि कोई भी सेना यहाँ पे नहीं जीत सकती, किसी की भी पूर्ण तरह से जीत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोले कि जीता कौन, तो जीता यहाँ पे मुगल, क्योंकि वो वहीं टिकी रहेगी और जो महाराणा प्रताप थे वो अपनी सेना लेके वहां से बच निकले। तो निर्णायक कुछ भी नहीं था यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था, तो अकबर के बारे में आप चीजें पढ़ लो, कब हल्दी घाटी का युद्ध होता है वो आप याद कर लो, और इसके अलावा गोरिल्ला जो रणनीति है वो किसने किसके खिलाफ अपनाई है वो चीजें आप याद कर लो। आपका जो पूरा हल्दी घाटी का युद्ध है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। जितने भी बैटल आगे लड़े हैं उन सभी को कवर करेंगे, और बाद में जितने भी अकबर ने अपने शासन काल में जो जो चीजें की है, जो यहाँ पे मैंने डेमो के रूप में आपको बता दिया है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, वैसे पूछा जाता है, अगर पूछा जाए तो आपको सिर्फ वीडियो देख के ही आपको चीजें याद हो जाए, तो आप
आपको हर एक चीज आती हो। तो चलिए हम अपनी वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।